नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 12 की। यानी स्टेट ओपन स्कूल के जो एग्ज़ाम है वो 31 मई से होने वाले हैं। तो किस प्रकार के पेपर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो पेपर है जो 31 मई को होने वाला है वो है हिंदी का, जिसका कोड है 301। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपके 31 मई को जो पेपर आने वाला है उसको आप अच्छी तरह से हल कर सकें। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बाकी जितने पेपर है आपके, चाहे इंग्लिश हो, गृह विज्ञान हो, चित्रकला हो, भूगोल हो, इतिहास हो, वो सब पेपर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो को पूरा देखें, हम हल सहित पूरा पेपर करने वाले हैं कि क्या आंसर होगा, साथ में आंसर भी उत्तर भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम 31 मई वाला पेपर जो 31 मई को होने वाला है। ठीक है। एक कक्षा 12 का स्टूडेंट ओपन का पेपर है। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब हमारे टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी जीके विद आईके, जो इस चैनल का नाम उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाए। तो देखते हैं कि किस प्रकार का पेपर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पेपर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रॉ नंबर क्या लिखना पड़ेगा, रॉ नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। सब्जेक्ट कोड है 301 हिंदी का। ठीक है। फिर उसके बाद आपको परीक्षा का दिन व दिनांक और यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ 31 तारीख है तो यहाँ पर लिखनी पड़ेगी 31/5/2023, और जिस दिन जो वार होगा वो वार यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आपके शिक्षक जो होंगे टीचर वो साइन करने वाले हैं। आगे चलते हैं, पेपर कितने नंबर का होगा सब पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो हिंदी का पेपर है वह 3 घंटे का होगा और पूरे 100 अंक का होगा। कितना अंक का, 100 अंक का ये होने वाला है। इसके अंतर्गत आपके प्रश्न में 3 खंड होंगे, क, ख और ग। खंड क के सभी प्रश्न को हल करना है। एंड जो क खंड है उसमें जितने भी सवाल हैं हम सबको आंसर देना है। खंड ब और ख और घ में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और खंड क के 85 अंक का और खंड ख और घ 15 अंक का है। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो खंड है अपना वो है क वाला, क्योंकि क वो 85 नंबर का, कितना नंबर का है, 85 नंबर का, 85 नंबर का ये है। ठीक है। आगे देखते हैं अब। हाँ, ओपन बोर्ड के सभी पेपर हमारे जो चैनल है एनसीईआरटी जीके विद आईके पर आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी विषयों के पेपर भी टाइम टाइम मिलते रहे। तो शुरू करते हैं, हम देखते हैं पहला सवाल किस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, खंड क। ठीक है। ख खंड का पहला सवाल है, निम्नलिखित काव्यांश की 100% व्याख्या कीजिए। यानी प्रसंग दिया गया है, सब इसकी व्याख्या करनी है, यानी इसको हिंदी में आपको लिखना है। ठीक है। देखो, जितने बड़े सवाल के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी दी गई है। ठीक है, कि इन सबका उत्तर, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल कर या लिख कर इतना इसको हल नहीं करवा सकता। बाकी बात जितने भी सवाल मैं हल करवाए हैं, लेकिन पद्यांश की व्याख्या मैंने नहीं की है। ठीक है। तो देखिए, पद्यांश ये, यदि आपको ये इसकी व्याख्या, तो ये अथवा में आएगा सवाल, अथवा ये दूसरा पद्यांश, इसको पढ़ के आप उत्तर दे सकते हो। ठीक है। देखते हैं आगे। ये हो गया अपना क, पहला का क। अब देखिए पहले का ख। पहले ख के अंतर्गत वही है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी इसके काव्य सौंदर्य क्या है वो आपको स्पष्ट करना है। आगे दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 35 शब्दों में लिखनी है। यानी किन्हीं 2 के, यानी आपको जितने सवाल दिए गए हैं तो 2 के उत्तर लेंगे। एक क, एक ख होगा, 3 सवाल दिए गए, 3 में से आपको केवल कितने को उत्तर लिखने से आते हो, 2 के आंसर आपको देने हैं। ये अपना दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, देखिए, पठित पाठों के आधार पर कवि गजानन माधव मुक्तिबोध एवं राजेंद्र उपन्यास उपाध्याय की कविता का केंद्रीय भाव 20 से 40 शब्दों में लिखना है। यानी जो गजानन की जो मुख्य कविता थी उसका केंद्रीय भाव क्या था। चौथा सवाल है, सगुण काव्य धारा की
उपधाराओं के नाम बताते हुए सगुण काव्य धारा की कोई दो विशेषता लिखिए। पांचवा है निम्नलिखित काव्य पंक्ति में अलंकार व छंद लिखिए, यानी अलंकार कौन सा और छंद कौन सा है। ठीक है, आगे छठा सवाल है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए, यानी इस पद्यांश गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश की आपको क्या करनी है, व्याख्या। ये 4 नंबर का है, जितने भी सवाल हैं उन सबके अंग सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, यदि ये आज ये कह रहे हैं वरना अथवा दिया गया, आपको इनमें ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। आगे, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर हरिशंकर परछाई अथवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली की कोई दो विशेषता उदाहरण सहित लिखिए। ये 2 अंक का होगा। अब 7वां, निम्नलिखित किन्हीं प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं जिसकी शब्द सीमा कितनी है, 40। ठीक है, तो 3 सवाल हैं, तीनों में से आपको 2 के आंसर देने हैं। 8वां सवाल है, पीढ़िया और गटिया पाठ में किस विसंगति पर व्यंग्य किया गया, स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 अंक का है। हाँ, अब देखिए 9वां सवाल, 9वें के अंतर्गत आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है, दोनों में से एक, या तो आप ये दोनों करें या फिर अथवा वाला ये दोनों। ठीक है ना, दोनों में से एक करना, जो 3 का 6 अंक का है। 10वां है, विराट की पद्मिनी उपन्यास के किन्हीं 2 मुख्य पात्रों के नाम। इसका आंसर हम अब आंसर की बात करते हैं। तो विराट की पद्मिनी उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं, सबसे बड़ा है, पता है वो है कुमुद। कौन सा है, इसका आंसर होगा कुमुद। कुमुद कौन सा पात्र है, कुमुद। ठीक है, 11वां सवाल, विराट की पद्मिनी उपन्यास के किस प्रदेश की विशेषता का वर्णन है। तो विराट की पद्मिनी उपन्यास जो कि चित्तौड़ के अंदर यानी मेवाड़ प्रदेश की विशेषता किसकी है, मेवाड़। इसका आंसर होगा मेवाड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मेवाड़ प्रदेश। 12वां, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इसको पढ़ना है आपको और इसके सवाल तो दिए गए हैं। ठीक है ना, इन सब के आंसर आपको देने हैं। ये 6 से 5 सवाल दिए गए, इन सब का आंसर आपको मिलेगा ऊपर वाले गद्यांश के अंतर्गत। ठीक है, उसी प्रकार 13वां सवाल भी ऐसा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जितने भी सवाल हैं इसके उत्तर यहाँ पर दिए, जैसे कि ये दिया हुआ है, भारतीयों में जागृति कैसे लाई जा सकती है, सावरकर किससे प्रभावित थे, तो ये सबका उत्तर दिया गया है। जैसे सावरकर किससे प्रभावित थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वे इटली, ये सावरकर की बात यहाँ पर, वे इटली के क्रांतिकारी किससे, मैजनी से अधिक प्रभावित हुए। तो इसका उत्तर ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार 34वां सवाल है, सावरकर की कौन कौन सी मुख्य पुस्तकें हैं, तो उनकी पुस्तकें के बारे में यहाँ बताया गया इस गद्यांश में। तो देखिए, उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, सबसे ज़्यादा 1857 का स्वतंत्रता युद्ध और सिखों को प्रेरणादायक इतिहास, ये दोनों प्रमुख है। ठीक है, एक तो ये किताब दोनों किताबें उन्होंने लिखी थी। आगे कौन सा सवाल वो दिया हुआ है, हाँ, भारतीयों में जागृति उत्पन्न करने के लिए सावरकर ने क्या निश्चय किया था। और सरदार, देखिए पहले भारतीयों में जागृति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, तो आप देखिए, हाँ, उन्होंने इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों को जागृति उत्पन्न करने के लिए कुंवर सिंह, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई आदि की जयंती मनाने का निश्चय किया था कि इन सब की जयंती मनाएंगे तो उनके अंतर्गत जो भारतीय रह रहे हैं उनमें जागृति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते आगे देखते क्या सवाल आगे वाला, यानी आपको जितने भी सवाल इनमें से इस गद्यांश को पढ़कर ही आपको उत्तर देना है। इन सब के उत्तर दिया है। अब है उपसर्ग, इसके उपसर्ग जो शब्दों के आगे जोड़ते हैं, इसके अंदर अनु उपसर्ग होगा, इसके अंदर परव। अब विलोम शब्द स्वतंत्रता और जागृति, स्वतंत्रता का होता है परतंत्र, क्या होगा, परतंत्र। ठीक है ना, ये होगा स्वतंत्रता का। जागृति का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सुषुप्ति, क्या होगा, सुषुप्ति, क्या होगा, सुषुप्ति। ये जागृति का विलोम शब्द है। ठीक है, देश के 2 पर्यायवाची, देश के पर्यायवाची बहुत सारे हैं। देश का पर्याय एक तो होता है वतन, राष्ट्र। ठीक है, 2 हो गए, एक तो वतन हो गया, राष्ट्र। आप मुल्क भी लिख सकते, तीसरा एक और लिखना चाहे तो मुल्क। ठीक है ना, वतन, राष्ट्र, मुल्क, एक किसके पर्यायवाची है, देश के पर्यायवाची। 10वां सवाल भी हो गया। आगे 11वां,
निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्या लिखना? अर्थ। जयंती, जागृति, पूर्वज और साहित्य। अब देखो एक एक अर्थ बताएं। जयंती, जयंती का अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला। जयंती का अर्थ क्या होता है? विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है, ये होता है। दूसरा जागृति, जागृति का अर्थ होता है जागरण। क्या अर्थ होता है? जागरण। जागृति होता है जागरण। पूर्वज, पूर्वज यानी जो हमारे पूर्वज होते हैं जो पहले जन्म ले चुके या फिर हमारे वंशज। साहित्य, अब देखो साहित्य का अर्थ होता है किसी भाषा में वांशिक और लिखित समूह को साहित्य कहते हैं। कोई भी भाषा होती है, किसी भाषा में वांशिक तथा वांशिक और लिखित भाषा के समूह को, समूह क्या कहेंगे हम? साहित्य कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अब 14 सवाल। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर पूर्ण लिखिए। अरे तुम कब आए? अब इसमें क्या ना, विराम चिन्ह, पीछे विराम चिन्ह लगाना ऐसे, ठीक है ना। ख है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या लिखना? शुद्ध। बंदर को काट कर गाजर खिलाओ। इसका सही होगा बंदर को गाजर, क्या होगा यहाँ लिख देता हूँ, बंदर को गाजर काट कर खिलाओ, काट कर खिलाओ, खिलाओ, ठीक है ना। बंदर को गाजर काट कर खिलाओ, ठीक है, ये इसका होगा। आगे चलते हैं। दूसरा, यह दृश्य भयानक सुंदर है। इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा यह भयानक दृश्य सुंदर है, ठीक है। अब देखिए ख, निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाए। यानी वह विद्यालय गया, इसके साथ कोई वाक्य जोड़ना है और क्या बनाए? संयुक्त। जब दो वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो देखो इसका होगा राम आया और वह विद्यालय गया, ठीक है ना। राम आया और वह विद्यालय गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा सवाल इसका, हाँ, घर आ गया। इसका संयुक्त वाक्य जब हम बनाएंगे तो देखिए रामू और श्याम दोनों का, रामू से दोनों का घर आ गया, ठीक है ना। हाँ, अब अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना है। क्या लिखना है? शुद्ध। जो चित्त है ये गलत है। और कवियत्री, कवियत्री होता है, क्या होता है? कवियत्री, ठीक है ना, ये पर मात्र कवियत्री होगा, ठीक है ना, इसका शुद्ध शब्द, ठीक है ना। अब निम्नलिखित वाक्यों को भाववाचक में बदलिए। ड है वो है भाववाचक में बदलें। मैं खेलता हूँ, इसका जो भाववाचक हम देखेंगे तो इसका भाववाचक रूप आपको होना तो होगा मेरे द्वारा खेला जाता है। मैं खेलता हूँ, भाववाचक क्या होगा? मेरे द्वारा खेला जाता है, मेरे द्वारा खेला जाता है, ठीक है ना, ये इसका भाववाचक होगा। 15वां है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटवास के छात्र हैं। आपके विद्यालय वार्षिक उत्सव हेतु वर्ष भर के कार्यक्रम का एक प्रतिवेदन तैयार करना है। क्या करना है? प्रतिवेदन तैयार करना है। यदि आपको नहीं आए तो इसका आप सार लिख सकते हैं, नीचे दिया गया है, ठीक है। 4 नंबर का है, फिर है निम्नलिखित में से एक विषय पर 300 शब्द का निम्न लिखना, जो 8 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा साथियों? 8। मेरे प्रिय नेता, विद्यालय का मेरा प्रथम दिन, राजस्थान धार्मिक मेले और राष्ट्रीय एकता की हमारी परंपराएं, इन सब पर क्या लिखना है? निबंध, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में किसी एक सूक्ति का भाव प्रलंबन कीजिए। यानी सूक्ति का भाव लिखना है, ठीक, 50 शब्दों के। जैसे कि परिश्रम से कार्य सफल होता है। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो अवश्य काम क्या हो? सफल होगा, इसका ये अर्थ होगा। सत्य बोलो पर मीठा बोलो। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, तब वह मीठा प्रत्यय होता है। यानी सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा मीठा होता है, सही होता है। 18वां है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? ये कब लिखा जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा साथियों, देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से सुने। जब किसी आवश्यक कार्य को या काम को संबंधित अधिकारी द्वारा, जिस विभाग का कार्य है, तो देखो जब किसी आवश्यक कार्य को संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकर्षित करना हो या फिर सरकार के किसी आदेश की पालना शीघ्रता से करानी हो
तो अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। यदि कोई कार्य आपको जल्दी करवाना है और या फिर सरकार को कार्य जल्दी या शीघ्रता से करवाना है तो उस अधिकारी को जो पत्र लिखे जाएंगे वह क्या कहलाएंगे, आपके अर्ध सरकारी पत्र लिखे। कब लिखे जाते हैं, जब कोई कार्य शीघ्र यानी शीघ्र करवाना है, जब कोई कार्य शीघ्र करवाना तब अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाएंगे। आगे, यदि आपको ये नहीं आता आप नीचे वाले कर सकते हो। औपचारिक पत्र एक कार्यकाल पत्रों को उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। 19वां है, शोएब को देहरादून निवासी, एक मिनट साथियों, शोएब को देहरादून निवासी वासुदेव मानते हुए अपने मित्र सहदेव को स्काउट में राष्ट्रपति अवार्ड पुरस्कार मिलने पर एक बधाई पत्र लिखना किस पर, बधाई पर। 20वां है, शिविर जीवन के अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए, यानी कोई शिविर जीवन है उसका अनुभव लिखना है। 21वां है, परियोजना को परिभाषित करते हुए पौधारोपण कार्यक्रम की परियोजना तैयार बनाइए। ठीक है, परियोजना किसे कहते हैं वो आपको लिखना है। हाँ, अथवा अब ये था 22 जो सवाल थे वो थे खंड क के, किसके थे, क के। ठीक है ना, अब आया खंड ख और घ, इन दोनों में से आपको एक करना है। 22वां सवाल है, निम्नलिखित परिभाषित शब्दों के किन्हीं दो के अर्थ बताएं। क्या मतलब, दो। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है किसी कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए जो होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। पूरक, जो पूरक होता है, जो पूरक शब्द पूरक का अर्थ होता है पूर्ति करने वाला। शॉर्ट का कंप्यूटर का अर्थ होता है रूपक का अर्थ होता है मूर्ति, क्या होता है, मुक्ति, या फिर इसको बोलते हैं चिन्ह बोल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, संचार के माध्यम कौन कौन से, सबसे नया माध्यम कौन सा। संचार के माध्यम जब दो लोग आपस में बात कर, संचार के टेलीफोन है, टीवी है, रेडियो है, ये सब संचार के माध्यम है। ठीक है, संचार कार्य के इस युग में पत्र पत्रिकाओं का क्या महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है साथियों, इसका आगे बात करते हैं हम 23वां सवाल होगा। अब देखते हैं 24वां सवाल, समाचार एजेंसियों का क्या कार्य है, प्रमुख समाचार एजेंसियों के नाम। समाचार एजेंसी कौन कौन, दैनिक भास्कर है, दैनिक नवज्योति है, राजस्थान पत्रिका, ये सब समाचार एजेंसियां हैं। ठीक है, आप इनमें से या भी देखो ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, अथवा या यदि ये दोनों नहीं आ रहा तो आप ये अथवा वाला नीचे वाला कार्टून या फोटो में क्या अर्थ है स्पष्ट कीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं। 25वां सवाल है, विद्यालय के वार्षिक उत्सव की रिपोर्ट लिखिए। ख है, परिचर्चा एवं भेंट वार्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो अपना ख। अब देखते हैं घ वाला भाग। घ के अंतर्गत वही है, निम्न के दो शब्दों के अर्थ बताने। फिर 23वां, विज्ञान की परिभाषा देते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाइए। विज्ञान किसे कहते हैं, तो प्रकृति का सुव्यवस्थित ज्ञान। साथियों सुनो, प्रकृति का सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, प्रकृति अपने आसपास के वातावरण प्रकृति है, इसका सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाएगा, विज्ञान। किसी शुभ कार्य के लिए जाते हुए बिल्ली का रास्ता काट जाना क्या है, अपने विज्ञान दृष्टिकोण। यह किसी शुभ कार्य जा रहे तो बिल्ली रास्ता, ये अंधविश्वास है, ये प्रकार क्या होता है, अंधविश्वास है। ठीक है ना। आगे, जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रभावित, जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो लोग पेड़ों को काट कर वहाँ पर अपने निवास बना रहे हैं। ठीक है ना, यानी ज़्यादा जनसंख्या होगी, खाने के लिए, रहने के लिए, मकान, सबकी लकड़ी की आवश्यकता होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, पर्यावरण को हो रहा है। 25वां है, विज्ञान की परिभाषा की विशेषता लिखिए। ये बोलचाल की भाषा से कैसे भिन्न है, जस्ट क्या है, कंप्यूटर में इसका उपयोग समझाइए। तो ये था अपना हिंदी का पूरा पेपर जो कि 31 मई को होने वाला है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपका दूसरा गृह विज्ञान का पेपर है, हिंदी का पेपर तो आप मिल गया आज, गृह विज्ञान का, चित्रकला का, पेंटिंग का, होम साइंस का और पर्यावरण अध्ययन का, सामाजिक इतिहास का, बाकी जितने भी पॉलिटिकल का, भूगोल का, सारे पेपर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो कि 1 जून को होने वाला पेपर, उस पेपर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।